हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज की इस प्रैक्टिस सेट की क्लास में हम वैसे ही साइंस के प्रश्नों की प्रैक्टिस करने वाले हैं जैसे आपके सीटेट एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हर एक प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे या इनसे रिलेट करके आसपास से थोड़ा बहुत लैंग्वेज में हेरफेर करके प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, लेकिन प्रश्नों की जो लेवल रहेगा वो यही रहेगा और प्रश्नों के पूछने का टाइप भी यही रहेगा। तो आप हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ते चलिएगा, साथ ही वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रकाश के कौन से गुणधर्मों का उपयोग छाया बनाने की परिघटना की व्याख्या के लिए किया जा सकता है। सीटेट दिसंबर 2021 में पूछा गया ये प्रश्न है। स्टेटमेंट दिया है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, प्रकाश उच्च चाल से गमन करता है, प्रकाश 7 वर्णों या रंगों से मिलकर बना होता है, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं गुजरता। कूट दिया है सी और डी और ए और बी या बी और सी। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे पूछा है कि छाया बनाने के लिए प्रकाश के कौन से गुणों की आवश्यकता होती है। तो देखिए, अगर प्रकाश की छाया बनानी है यानी परछाई किसी चीज की बनानी है तो उसके लिए प्रकाश के 2 ही गुणधर्म पर्याप्त होते हैं। ये 2 ही गुणधर्म की आवश्यकता होती है। एक होता है प्रकाश का सीधी रेखा में चलना, एक क्या होता है प्रकाश का सीधी रेखा में चलना, और दूसरा क्या होता है अपारदर्शी वस्तुओं के पार ना होना यानी अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं गुजरना। ये क्या होते हैं, ये 2 गुणधर्म होते हैं प्रकाश के छाया बनाने के लिए। ठीक है, अब पहला जो स्टेटमेंट है प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। तो देखिए क्या होता है कि जब प्रकाश सीधी रेखा में या सरल रेखा में चलता है तो उसके लिए जब रास्ते में कोई भी अपारदर्शी यहाँ पे प्रतिरोध आ जाता है या अपारदर्शी कोई वस्तु आ जाती है जिससे प्रकाश दूसरे पार नहीं जा सकता, यानी जिसको प्रकाश पार नहीं कर सकता, तो जब प्रकाश इसको पार नहीं कर पाता है, प्रकाश इसके पीछे नहीं पहुंच पाता है, तो यहाँ पे क्या बनती है, इसकी परछाई बन जाती है या छाया का निर्माण हो जाता है। तो ये एक गुणधर्म होता है प्रकाश का छाया निर्माण करने के लिए। दूसरा है प्रकाश उच्च चाल से गमन करता है। तो चाल का कोई भी संबंध नहीं होता है, प्रकाश किस चाल से गमन कर रहा है इससे छाया निर्माण का कोई भी संबंध नहीं होता। तीसरा है प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना होता है। तो ये भी नहीं रिलेटेड होता है परछाई के निर्माण से। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं गुजरता, ये करेक्ट है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं गुजर पाता है, इसीलिए अपारदर्शी वस्तु के पीछे एक अंधकार वाला क्षेत्र क्रिएट हो जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, छाया या फिर परछाई बोलते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न में ए स्टेटमेंट सही है और डी स्टेटमेंट सही है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ए और डी हो जाएगा। तो ए और डी कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। ये सेटेड सितंबर 2016 में पूछा गया प्रश्न है कि पादप बिना प्रकाश संश्लेषण कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, पादप श्वसन के बिना कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन दोनों पादप के जीवित रहने के लिए आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन दोनों पादपों में 3 के समय एक साथ होने वाला प्रक्रम है। कूट दिया है 1 2 3, 1 2 4 या 2 3 4 या 1 3 4। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो पहला जो स्टेटमेंट दिया है, पहला कथन क्या दिया है कि पादप बिना प्रकाश संश्लेषण के कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। देखिए क्या करते हैं, जो प्लांट होते हैं ना, ये अपने भोजन को स्टार्च के रूप में स्टोर करने का काम करते हैं। अब स्टार्च के रूप में जो संग्रहित करते हैं, ये कब करते हैं, कब के लिए करते हैं कि जैसे कुछ दिनों के लिए धूप नहीं खिली है, ठंडा मौसम है, धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, तो जब धूप नहीं निकलेगी तो ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे। तो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे तो भोजन यानी ग्लूकोज का निर्माण नहीं कर पाएंगे। जैसे लगातार बारिश ही हो रही है या अंधेरा है तो उस टाइम पे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं कर पाते हैं, तो उस समय वो जो भोजन के रूप में उपयोग करते हैं वो स्टोर्ड स्टार्च के रूप में जो भोजन को स्टोर किए रहते हैं उसका उपयोग कर सकते हैं, उसके उपयोग करके जीवित रहते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि पादप बिना प्रकाश संश्लेषण के कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। दूसरा है पादप श्वसन के बिना कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। ये गलत है। देखिए, चाहे जीव जंतु हो और चाहे प्लांट हो, चाहे जीव हो चाहे प्लांट हो, श्वसन के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। श्वसन क्या होती है, 24 घंटे लगातार चलने वाली क्रिया होती है। अगर श्वसन रुक गया मतलब कोशिकाओं को ऊर्जा ही नहीं मिलेगा। देखिए, प्रकाश संश्लेषण से ग्लूकोज बनता है, अब ग्लूकोज से श्वसन के माध्यम से कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है। तो अगर श्वसन क्रिया रुक गई तो जो स्टोर्ड फॉर्म में स्टार्च है इसका भी ऊर्जा ये क्या बोलते हैं कोशिकाओं तक नहीं पहुंचा पाएगा प्लांट। जब कोशिकाओं तक ऊर्जा ही नहीं पहुंचेगी तो कोशिकाएं तुरंत मर जाएंगी, यानी प्लांट तुरंत सूख जाएगा। तो जो प्लांट है चाहे जीव हो वो श्वसन के बिना एक भी जीवित नहीं रह सकते हैं, थोड़ा सा भी जीवित नहीं रह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 ये क्या है, गलत है। थर्ड है प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन दोनों पादप के जीवित रहने के लिए आवश्यक है, तो सही है।
प्रकाश संश्लेषण क्या करता है, ये भोजन बनाने का काम करता है। अब इस भोजन से कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने का काम कौन करता है, तो इस भोजन से कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है श्वसन। श्वसन के द्वारा कोशिकाएं ऊर्जा पाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों पादप के या जीव जंतु के पादप के जीवित रहने के लिए क्या होती हैं, आवश्यक होती हैं। यहाँ पे चौथा दिया है कि प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन दोनों पादप में दिन के समय साथ होने वाला प्रक्रम है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। दिन के समय क्या होता है, सूर्य का प्रकाश होता है। अब सूर्य के प्रकाश होने की वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है, और साथ ही जिंदा रहने के लिए श्वसन की क्रिया तो 24 घंटे लगातार होती रहती है, चलती ही रहती है। इसीलिए प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों क्रिया दिन के समय निरंतर चलती रहती हैं, और ये दोनों एक साथ होने वाले प्रक्रम है। तो यहाँ पे फर्स्ट सही है, थर्ड सही है और फोर्थ सही है। सेकेंड जो स्टेटमेंट है ये गलत है। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ में दिया है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक मनुष्य समतल दर्पण के समक्ष खड़ा है। मनुष्य का प्रतिबिंब मनुष्य से 6 मीटर की दूरी पर बनता है, तो मनुष्य की दर्पण से दूरी होगी 6 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, 18 मीटर। हम समतल दर्पण के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या हमने पढ़ा था कि ये जैसे क्या है, एक समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण से व्यक्ति की जितनी दूरी होती है, मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, समतल दर्पण से 2 मीटर दूरी पर खड़ा है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी समतल दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, 2 ही मीटर की दूरी पर बनेगा। और अगर व्यक्ति की ऊंचाई यहाँ पे 2 फीट है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब भी 2 फीट का बनेगा, यानी उसकी भी ऊंचाई कितनी होगी, 2 फीट ही होगी। प्रतिबिंब जैसे वस्तु सीधा खड़ा है, प्रतिबिंब भी कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। बस क्या ऐसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। और पार्श्व परिवर्तित बनता है, यानी लेटरल इन्वर्टेड बनता है। लेफ्ट को राइट कर देता है और राइट को लेफ्ट कर देता है। बाकी जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, बनता सीधा और आभासी है। तो यहाँ पे 3-4 चीजें क्लियर हो गई कि एक तो वस्तु से प्रतिबिंब की जितनी वस्तु से दर्पण की जितनी दूरी होगी, प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी भी उतनी होगी। तो अब देखिए इस प्रश्न में क्या दिया है कि एक मनुष्य समतल दर्पण के सामने खड़ा है। ये क्या है, समतल दर्पण, इसके सामने ये एक मनुष्य खड़ा है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि मनुष्य का प्रतिबिंब मनुष्य से 6 मीटर की दूरी पे खड़ा है। अब यहाँ पे ये प्रतिबिंब बना है और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 6 मीटर है। तो यहाँ पे बोला है मनुष्य की दर्पण से दूरी कितनी होगी। तो अभी हमने पढ़ा कि जितना मनुष्य दर्पण से दूर होगा उतना ही प्रतिबिंब दर्पण से दूर होगा। अब दोनों के बीच की दूरी जब 6 मीटर है, तो 3 मीटर इधर होगी और 3 मीटर इधर होगी, तब जाके प्रतिबिंब और मनुष्य के बीच की दूरी 6 मीटर निकलेगी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड 3 मीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, या दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे 2 ही दृष्टि दोष पूछा गया है। एक है निकट दृष्टि दोष, एक क्या है, निकट दृष्टि दोष, और दूसरा है दूर दृष्टि दोष। निकट को हम क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। अब निकट दृष्टि दोष वाला जो व्यक्ति होता है, इसको पास का साफ दिखाई देता है, पास का बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है, लेकिन इसको दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। अब दूर की वस्तुएं क्यों नहीं दिखाई देती, क्योंकि यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है ना, इमेज बनता है, वो रेटिना के पहले ही बन जाता है। जैसे क्या होता है, ये नेत्र गोलक है, अब नेत्र गोलक में रेटिना यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, नेत्र गोलक का साइज बढ़ जाता है। निकट दृष्टि दोष के कंडीशन में नेत्र गोलक का साइज बढ़ जाता है। जब नेत्र गोलक का साइज बढ़ जाएगा तो रेटिना और पीछे खिसक के आ जाएगा, लेकिन पहले प्रतिबिंब कहाँ पे बनता था, यहाँ पे रेटिना पे बनता था। अब क्योंकि रेटिना और आगे खिसक गई और इधर खिसक गई, तो प्रतिबिंब तो वहीं पे बनेगा। तो रेटिना पहले आ गई, यानी रेटिना आप और पीछे खिसक गई, इसकी वजह से जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पहले ही बन जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। अब इसके निवारण के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। दूसरा है दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष के लिए दूर की वस्तुएं यहाँ पे साफ दिखाई देती हैं। देखिए जैसा नाम है, नाम के जस्ट अपोजिट काम है। दूर दृष्टि दोष यानी लगता है कि दूर का दिखाई नहीं देगा, लेकिन दूर की वस्तुएं यहाँ पे स्पष्ट व्यक्ति को दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती हैं। इसमें क्या होता है, रेटिना के पीछे इमेज बनता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नेत्र गोलक का साइज ये है, यहाँ पे रेटिना है, लेकिन दूर दृष्टि दोष के कंडीशन में जो रेटिना होती है वो क्या होती है, सिकुड़ जाती है। यानी जो नेत्र गोलक का आकार होता
होता है, नेत्र गोलक सिकुड़ जाता है तो रेटिना और आगे आ जाती है, लेकिन प्रतिबिंब तो वहीं पे बनेगा जहाँ पे पहले बनता था। अब रेटिना पहले आ गई है तो हम कह देते हैं कि यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे बन जाता है। कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बन जाता है। और इस दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इतना आपको इनमें याद रखना है। अब यहाँ पे लिखा है कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट ना, निकट दृष्टि दोष वाला जो व्यक्ति है वो निकट की वस्तुओं को देख सकता है, दूर की नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा है दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को क्या करता है? स्पष्ट देख सकता है। तो क्या देख सकता है? यहाँ पे पास का बिल्कुल भी साफ दिखाई नहीं देता। तीसरा बिल्कुल करेक्ट है कि निकट दृष्टि दोष वाला जो व्यक्ति है ये निकट रखी यानी पास रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेल्यूलोज बहुल खाद्य पदार्थ रुक्षांश मानव के संतुलित आहार के आवश्यक अवयव माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सेल्यूलोज के बारे में सही है? सीटेट फरवरी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। मानव में सेल्यूलोज पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो मानव रुधिर में अवशोषित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। सेल्यूलोज आसानी से छोटे छोटे अवयवों में टूट जाता है जो रुक्षांश के रूप में निष्कासित हो जाते हैं। मानव में उपस्थित सेल्यूलोज पाचक जीवाणु सेल्यूलोज को रेशों में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे कुल मिला के बताना है कि सेल्यूलोज का मानव पाचन में क्या रोल होता है। तो देखिए जो सेल्यूलोज होता है ना, सेल्यूलोज पाया कहाँ पे जाता है? तो सेल्यूलोज पाया जाता है, सेल्यूलोज है एक कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है और ये प्लांट के सेल वॉल में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? प्लांट के सेल वॉल में यानी कोशिका भित्ति में पाया जाता है। कोशिका भित्ति का एक प्रमुख घटक होता है और ये रुक्षांश का भी मुख्य भाग होता है। जो रुक्षांश होते हैं ना, फाइबर्स होते हैं, उनका एक ये क्या होता है? मुख्य भाग होता है। अब मानव शरीर में सेल्यूलोज क्या होता है? मानव शरीर में सेल्यूलोज को पचाने वाले कोई एंजाइम ही नहीं पाए जाते। सेल्यूलोज को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? सेल्यूलेज। क्या होता है? सेल्यूलेज एंजाइम। तो मानव के शरीर में सेल्यूलेज एंजाइम ही नहीं होता है, इसीलिए हमारे शरीर में या मानव शरीर में सेल्यूलोज ग्लूकोज में तोड़कर उससे ऊर्जा हम प्राप्त नहीं कर सकते, यानी ग्लूकोज में तोड़ के उससे हम एनर्जी नहीं ले सकते। कुल मिला के मानव शरीर में सेल्यूलोज का पाचन होता ही नहीं है, क्योंकि सेल्यूलोज को पचाने वाला जो एंजाइम होता है सेल्यूलेज, वो पाया ही नहीं जाता। तो यहाँ पे मानव रुधिर में अवशोषित होकर ऊर्जा प्रदान करना ये गलत हो जाएगा। छोटे छोटे अवयवों में टूट जाना ये कैसे टूटेगा जब एंजाइम ही नहीं पाए जाते। मानव में उपस्थित सेल्यूलोज पाचक जीवाणु सेल्यूलोज को रेशों में परिवर्तित कर देता है। कैसे परिवर्तित करेगा? जब यहाँ पे सेल्यूलेज एंजाइम ही नहीं पाया जाता। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि मानव में सेल्यूलोज पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन में यदि दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक समान हो तो अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण का क्या होगा? अभिलंब से दूर हट जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जब हम अपवर्तन पढ़ रहे थे तो अपवर्तन में हमने पढ़ा था कि अपवर्तन 2 प्रकार से होता है। एक है जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है ये होता है अभिलंब। अब सघन माध्यम से प्रकाश की किरण विरल जा रही है तो ये क्या है? आपतित किरण। ये क्या है? आपतित किरण। तो जब इसको जाना बिल्कुल सीधे चाहिए था, लेकिन ये कंजस्टेड माहौल से जा रही है और दूसरी तरफ इसको मिल रहा है बिल्कुल खुला माहौल जहाँ पे ये आज़ादी से घूम फिर सकती है। तो ये जो आपतित किरण होती है ये सीधे परावर्तित न होके ये अभिलंब से दूर चली जाती है, यानी अपने घर से दूर जाके घूमने फिरने लगती है। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन होगी? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही। अब दूसरी कंडीशन है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही, यानी ऐसे माहौल में प्रकाश की किरण अभी रह रही है जहां आज़ादी से घूम फिर सकते हैं, गोलगप्पे खा सकते हैं, लेकिन अब यहाँ से वो जा रही सघन माहौल में यानी कंजस्टेड एरिया में। तो प्रकाश की किरण ये जो आपतित किरण है इसको जाना तो सीधे चाहिए था, लेकिन ये इतने घने माहौल में गई है कि ये घूमना फिरना न करके ये सीधे अभिलंब के पास चली जाती है। क्या होती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये कौन सी कंडीशन होती है? विरल से सघन वाली। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में दिया है कि दोनों माध्यम का अपवर्तनांक समान है, यानी जो अपवर्तनांक इस माध्यम का है वही अपवर्तनांक इस माध्यम का है। जब अपवर्तनांक ही समान है यानी दोनों माध्यम ही समान है तो दोनों माध्यम प्रकाश के साथ सेम बर्ताव करेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे, एक जैसा व्यवहार करेंगे। यानी जितनी स्पीड यहाँ पे मिलेगी प्रकाश को, जितनी स्पीड यहाँ पे रहेगी उतनी ही स्पीड यहाँ पे भी दी जाएगी। अलग स्पीड नहीं रहेगी कि आसानी से घूमे फिरे मौज करे। ठीक है, तो जब स्पीड ही सेम रहेगी, व्यवहार ही सेम रहेगा, तो ये क्या करेगी? सीधे अपने रास्ते आएगी और सीधे अपने रास्ते चली जाएगी। दिशा बदलने की इसको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 कि बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है,
निम्न कथनों पर विचार करें। अभिकथन है श्वेत रक्त कोशिकाएं रोग उत्पादक जीवों से लड़ने में सहायता करती हैं। कारण है एक श्वेत रक्त कोशिका अपना आकार बदल सकती है। यहाँ पे कूट दिया है ए एवं आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ए एवं आर दोनों सही हैं, ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे अभिकथन दिया है कि श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती हैं WBC जो होती हैं, WBC रोग उत्पादक जीवों से लड़ने में सहायता करती हैं। तो बिल्कुल करेक्ट है। जो WBC होते हैं ना, तो जब हमारे बॉडी में बैक्टीरिया एंटर करता है या वायरस एंटर करता है तो उनको ये क्या करते हैं, उनको प्रवेश करते ही WBC उनको पहचानती है और पहचान के उनसे लड़ती है और शरीर को रक्षा प्रदान करती है, यानी शरीर को सुरक्षा देती है। तो अभिकथन तो बिल्कुल सही है। कारण दिया है कि एक श्वेत रक्त कोशिका अपना आकार बदल सकती है, ये भी बिल्कुल सही है। जो WBC है ना, WBC का आकार कभी फिक्स नहीं होता है। WBC का आकार कभी भी फिक्स नहीं होता है, ये अपना अलग अलग आकार बदलती रहती है और अलग अलग आकार बदल के जो भी रोगाणु होते हैं, बैक्टीरिया वायरस होते हैं, उनको घेर कर और उनको क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। तो यहाँ पे देखिए ए भी सही है और आर भी सही है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि ए आर का यानी आर ए का सही स्पष्टीकरण दे रहा कि नहीं दे रहा। तो देखिए जो WBC के रोगाणु से लड़ने का जो मुख्य कारण है उसकी प्रतिरक्षा क्षमता है, यानी उसकी जो इम्यूनिटी पावर होती है, इम्यूनिटी पावर है, सिर्फ आकार बदल लेने की वजह से वो प्रतिरक्षा नहीं दे पाती। तो यानी ए और आर दोनों सही तो हैं, लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं देता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है पेड़ तथा अन्य बेकरी, नहीं पेड़ नहीं, यहाँ पे क्या होगा, ब्रेड तथा अन्य बेकरी उत्पादों को बनाने में ए का उपयोग किया जाता है और इस प्रक्रिया को बी कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शर्करा को, जो ए होता है, ए क्या करता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शर्करा को सी में विघटित कर देता है, इस प्रक्रिया को डी कहते हैं। डी गूथे आटे में बुलबुले उत्पन्न करते हुए उसमें वृद्धि करता है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे करते हुए ई में वृद्धि करता है, किसमें करता है, ई में वृद्धि करता है। तो यहाँ पे आपको ABCDE क्रमशः यहाँ पे बताना है। यहाँ ऑप्शन क्या दिए हैं, लैक्टोबैसिलस विघटन, हाइड्रोजन किण्वन द्रव्यमान, लैक्टोबैसिलस किण्वन, हाइड्रोजन वायवीय श्वसन आयतन, ईस्ट किण्वन कार्बन डाइऑक्साइड वायवीय श्वसन आयतन, या ईस्ट किण्वन कार्बन डाइऑक्साइड वायवीय श्वसन द्रव्यमान। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे बोला है कि ब्रेड तथा अन्य बेकरी को उत्पादों को बनाने के लिए ए का प्रयोग किया जाता है। तो ए की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रेड वगैरह बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ईस्ट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, ईस्ट का उपयोग किया जाता है। अब बोल रहा है कि और इस प्रक्रिया को बी कहते हैं। तो जहाँ पे जब ब्रेड में हम ईस्ट का प्रयोग करते हैं तो ईस्ट क्या करता है, किण्वन करता है या फर्मेंटेशन करता है। ईस्ट क्या करता है, किण्वन करता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। तो बी की जगह पे क्या आ जाएगा, किण्वन या फिर फर्मेंटेशन बोलते हैं। अब जो ए है यानी ईस्ट है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यहाँ पे देखिएगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति दिया है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शर्करा को सी में विघटित कर देता है। तो ईस्ट का काम क्या होता है, जब ऑक्सीजन अब्सेंस रहती है यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थित रहती है, तब ये क्या करता है, ग्लूकोज शर्करा को यानी जो शुगर होता है, शुगर को किस में तोड़ता है, अल्कोहल में तोड़ता है। किस में तोड़ता है, अल्कोहल में तोड़ता है। और अल्कोहल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड में ये क्या कर देता है, शुगर को तोड़ देता है। तो सी की जगह पे क्या आ जाएगा, अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। अब इस प्रक्रिया को हम डी कहते हैं। अब क्योंकि ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये प्रक्रिया हुई है तो इसको हम क्या बोलेंगे, अवायवीय श्वसन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अवायवीय श्वसन बोलेंगे। ठीक है, तो डी की जगह पे क्या आ जाएगा, डी के जगह पे आ जाएगा अवायवीय श्वसन। अब ये जो डी होता है ये गुत्थे आटे में बुलबुले उत्पन्न करते हुए ई में वृद्धि करता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड फंसी होती है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड ये बना था उत्पाद के रूप में किण्वन के फर्मेंटेशन के फलस्वरूप, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये जो गुत्थे आटे में ब्रेड बनाने का जो आटा होता है उसमें फंसी होती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, बुलबुले का निर्माण करती है। क्या करती है, बुलबुले का निर्माण करती है। आप कभी भी देखिए ईस्ट डाल के आप कभी भी आटा गूंद के रख दीजिए तो कुछ टाइम बाद वो जिस पात्र में रखेंगे उस पात्र को पूरा कवर कर लेता है बुलबुले के रूप में, यानी पूरा उसका आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ई के जगह पे क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। अब एक बार फिर से हम इसको पढ़ के देखते हैं कि ब्रेड तथा अन्य बेकरी उत्पादों को बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं यानी किण्वन बोलते हैं। अब जो ईस्ट है ये ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में शर्करा को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ देता है और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हम अवायवीय श्वसन बोलते हैं। अब
अवायवीय श्वसन में जो आटे गूंथे जाते हैं ये बुलबुले के रूप में उत्पन्न होते हैं और आयतन में आटे के आयतन में वृद्धि कर देते हैं। तो पहले क्या होगा, ईस्ट होगा, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस काट दीजिए, क्या हो जाएगा ईस्ट। ईस्ट के बाद क्या आ जाएगा, बीज की जगह किण्वन, सी की जगह पे क्या आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर क्या आ जाएगा अवायवीय श्वसन, दोनों में वायवीय श्वसन दिया है, फिर द्रव्यमान। तो द्रव्यमान वाला हम काट देंगे, ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। बस वायवीय को आपको क्या कर देना है, अवायवीय कर देना है, क्या कर देना है, अवायवीय श्वसन कर देना है, बाकी ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के ताज़ा बने जलीय विलयन में एल्यूमिनियम की पन्नी डालते हैं तो कोई गैस उत्पन्न होती है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन इस गैस के गुणों का सही वर्णन करता है। देखिए ये प्रश्न आपका कम से कम 4 बार रिपीट हो चुका है, मैं इसको आपको कम से कम 2 से 3 बार पढ़ा भी चुकी हूँ, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का हेर फेर था, बाकी कॉन्सेप्ट वही था। इसलिए बोलती हूँ हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ते चलिए, कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करते चलिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न घुमा फिरा के यही प्रश्न आएंगे, बस थोड़ा बहुत लैंग्वेज का हेर फेर किया जाता है। वही हाइड्रोजन गैस वाला याद होगा, अभी हमने 2-3 क्लास पहले ही शायद पढ़ा था कि हाइड्रोजन गैस निकलती है और उसको जब हम माचिस की तीली के पास ले जाते हैं तो वो पॉप की ध्वनि उससे उत्पन्न होती है। वही प्रश्न है, बस लैंग्वेज बदल दिया है यहाँ पे, इसीलिए आज मैं इस प्रश्न को लेके भी आई हूँ। ठीक है, और ये कम से कम 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है कि रंगहीन एवं गंधहीन गैस जो जलती है माचिस की तीली को बुझा देती है। रंगहीन एवं गंधहीन गैस जो जलती है मोमबत्ती के जलने में सहायता करती है। तीक्ष्ण गंध वाली भूरे रंग की गैस है, या रंगहीन एवं गंधविहीन जो गैस जलती है माचिस की तीली नजदीक लाने पर पॉप की ध्वनि उत्पन्न करती है। तो हालांकि पॉप अभी मैं आपको हिंट दे दी, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर तो आप समझ ही गए होंगे कि ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो देखिए क्या है यहाँ पे, जब एल्यूमिनियम को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के साथ क्रिया कराते हैं तो यहाँ पे जो टोटल क्रिया होती है वो कैसे होती है कि एल्यूमिनियम की हम क्रिया किससे कराएं, हम 2NaOH के साथ कराएं, साथ ही वाटर के प्रेजेंस में कराएं। तो यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनेट का निर्माण होता है। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट का निर्माण होगा, साथ ही हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब ये जो हाइड्रोजन गैस निकलती है ये कैसी होती है, रंगहीन गंधहीन होती है और ज्वलनशील भी होती है। और जब इसको जलती माचिस के पास ले जाते हैं तो ये क्या करती है, पॉप की ध्वनि उत्पन्न करती है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 तो हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, सूखा रोग, स्कर्वी रोग, बेरी या फिर रतौंधी रोग। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे तो हर किसी को पता है इसका आंसर कि ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। B1 की कमी से बेरी रोग हो जाएगा। B3 की कमी से एक रोग हो जाता है प्रमुख रोग जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, पेलाग्रा हो जाता है। विटामिन B9 और B12 की कमी से यहाँ पे एक रोग हो जाता है जिसको हम बोलते हैं एनीमिया, परनीसियस एनीमिया यहाँ पे हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है और विटामिन डी की कमी से एक रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं रिकेट्स रोग। ये बच्चों में होता है और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। विटामिन के की अगर कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं जमता, क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो ये कुछ प्रमुख विटामिन हैं और उनकी कमी से होने वाले रोग हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। S1 है मुर्गी में वाहिनी सेचन होता है। S2 है मुर्गी एक अंडक प्रजक जंतु है, अंड प्रजक जंतु है। ऑप्शन है S1 और S2 दोनों सही हैं। S1 सही लेकिन S2 गलत, S2 सही लेकिन S1 गलत और S1 और S2 दोनों गलत। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो पहले स्टेटमेंट दिया है कि मुर्गी में वाहिनी सेचन होता है। क्या मुर्गी में कभी वाहिनी सेचन होता है? नहीं, मुर्गी में जो निषेचन होता है वो मादा शरीर के अंदर होता है, मादा के शरीर के अंदर होता है, मादा के शरीर के अंदर निषेचन होता है। तो इसको हम वाह न बोल के क्या बोलेंगे कि यहाँ पे कौन सा निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन होता है। क्या कौन सा निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन होता है। तो यहाँ पे S1 जो है ये क्या हो जाएगा, गलत। S2 है मुर्गी एक अंड प्रजक जंतु है, तो बिल्कुल सही है। मुर्गी पहले अंडे देती है और अंडे से बच्चा विकसित होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो मुर्गी होती है वो क्या होती है, ओविपेरस होती है। कैसी होती है, ओविपेरस होती है, यानी अंडे को देने वाली क्या है, जंतु है। तो यहाँ पे S2 जो स्टेटमेंट दिया है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा, S1 गलत और S2 सही। और ये किस में दिया है, ऑप्शन नंबर 3 में S2 सही और S1 गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में ट्रांसफार्मर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे 4 कथन दिए हैं, आपको बताना है कि ट्रांसफार्मर के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। ट्रांसफार्मर का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने में किया जाता है। ट्रांसफार्मर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज को बढ़ाता है या उपरोक्त सभी। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो ट्रांसफार्मर होता है ना, ट्रांसफार्मर 2 तरीके का होता है। एक होता है स्टेप अप, एक क्या होता है,
स्टेप अप। जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है ये क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है। क्या करता है, वोल्टेज बढ़ाने का काम करता है, वोल्टेज बढ़ाता है। एक होता है स्टेप डाउन, क्या होता है, स्टेप डाउन। तो जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है ये वोल्टेज को घटाने का काम करता है। क्या करता है, वोल्टेज को घटाता है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट फर्स्ट दिया है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने में किया जाता है, तो ये बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। दूसरा है ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, तो ये भी सही है कि जो ट्रांसफार्मर होता है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। तीसरा है ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज को बढ़ाता है, तो नहीं, केवल बढ़ाता नहीं है, बढ़ाता और घटाता है आवश्यकता के अनुसार। तो यहाँ पे थर्ड जो है यही क्या है, इनकरेक्ट दिया है ट्रांसफार्मर के बारे में। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे असत्य ही तो पूछा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों की मात्रा का सही वृद्धि क्रम क्या है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, आर्गन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आर्गन ऑक्सीजन, या नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर्गन। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे बढ़ता हुआ क्रम पूछा है कि सबसे कम कौन सा होता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो देखिए नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में कितना पाया जाता है, 78% पाया जाता है। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, 21% पाया जाता है। और जो आर्गन है, आर्गन 0.93% पाया जाता है। अब यहाँ पे बढ़ता हुआ क्रम पूछा है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, आर्गन जो कि 0.93% पाया जाता है। उसके बाद आ जाएगा ऑक्सीजन और उसके बाद आ जाएगा नाइट्रोजन। और ये क्रम किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फुफ्फुस गुहा में भरे तरल का क्या कार्य होता है? फेफड़ों की सुरक्षा, फुफ्फुस आवरण को नम तथा चिकना बनाना, फुफ्फुस आवरण को घर्षण मुक्त रखना, या उपरोक्त सभी। ठीक है, फुफ्फुस गुहा किससे रिलेटेड है, ये लंग्स से रिलेटेड है। जब फुफ्फुस टर्म आ जाए तो ये किससे रिलेटेड हो जाता है, लंग्स से। तो देखिए जो फेफड़ा होता है, लंग्स होता है, इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक आवरण पाया जाता है। अब ये जो आवरण होता है ये डबल लेयर का होता है। एक आवरण ये हो गया और दूसरा आवरण ये हो गया। ठीक है, ये डबल लेयर का आवरण पाया जाता है, यानी दो परतें पाई जाती हैं फुफ्फुस आवरण की, जिनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं प्लूरा। क्या बोलते हैं, प्लूरा बोला जाता है। अब दोनों आवरण के बीच में ये जो गैप पाया जाता है इसको हम क्या बोलते हैं, कैविटी। गैप को हम क्या बोलते हैं, कैविटी या फिर गुहा। और इस गुहा में एक द्रव पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं प्लूरल द्रव। क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड या प्लूरल द्रव इसको बोला जाता है। अब ये जो द्रव होता है, इस द्रव का काम क्या क्या होता है, तो इस द्रव का काम होता है एक तो फेफड़ों को सुरक्षा देना, दूसरा फेफड़ों को नम और चिकना बनाए रखना ताकि इनके बीच में घर्षण कम से कम हो सके, या घर्षण मुक्त रखना भी इसका जो प्लूरल फ्लूइड होता है या फुफ्फुसी द्रव होता है इसका काम होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों ही फुफ्फुसी द्रव के काम होते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। बताइए आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो देखिए जो आकाश का रंग होता है ये नीला इसलिए दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अब होता क्या है कि सूर्य का प्रकाश हमेशा कैसा होता है, सफ़ेद होता है। अब जब सफ़ेद प्रकाश एटमॉस्फेयर में आता है, वायुमंडल में आता है, तो हवा में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अब ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, ये नीले रंग के प्रकाश को ज़्यादा फैला देते हैं दूसरे प्रकाश के कंपैरिजन में। नीले रंग के प्रकाश को ये क्या करते हैं, बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं या फैला देते हैं, इसलिए हमको चारों ओर जो आकाश होता है ये नीला नीला दिखाई देता है। तो कुल मिला के आकाश जो नीला रंग का दिखाई देता है ये किसके कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऐसे ही सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय जो सूर्य लाल कलर का दिखाई देता है वो भी किसके कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। अब यहाँ पे लिखा है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन ये है कि जब प्रकाश की आपतित किरण किसी सतह से टकराती है और टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से वो आई है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि आपतित किरण अभिलंब से जितना कोण बनाते हुए आएगी, मान लीजिए ये 30 डिग्री का कोण बनाते हुए आई है, तो परावर्तित किरण भी अभिलंब से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जाएगी। यानी यहाँ पे आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। और आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये किरण कैसी होती है, आपतित किरण होती है। आने वाली किरण आपतित किरण होती है और जाने वाली किरण कैसी किरण होती है, परावर्तित किरण होती है। कैसी किरण होती है, परावर्तित किरण। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ पे होंगे, एक ही तल पे होंगे। ये है प्रकाश का परावर्तन। अपवर्तन हम अभी पीछे ही पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो क्या होता है, और विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है प्रकाश का किरण तो क्या होता है, और अगर दोनों माध्यम का अपवर्तनांक सेम हो जाए तब क्या होता है, पूरा अभी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है प्रकाश का
का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए इसमें क्या होता है, ये भी अपवर्तन के जैसे ही होता है। अब यहाँ पे जो प्रकाश की किरण है ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश की किरण का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही, अब यहाँ पे घने माहौल से वो खुले माहौल में जा रही है, तो ये क्या करेगी, बहुत ज़्यादा घूमना फिरना उछल कूद करना स्टार्ट कर देगी। अब घूमते फिरते ये क्या करती है, बिल्कुल सतह के पास आ जाती है। तो जब सतह के पास आ जाती है तो इस कोण को हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। इस कोण को हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। ये जो कोण बना है इसको हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण बोलते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए प्रकाश की किरण इस क्रांतिक कोण को भी पार कर जाए, यानी जो क्रांतिक कोण की वैल्यू है इससे ज़्यादा भी ये एंगल बना के उसी माध्यम में चली जाए जिस माध्यम में आई थी, यानी सघन माध्यम से आई थी ना, तो ये लोग वापस से ये सघन माध्यम में चली गई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। यहाँ पे जो परावर्तन कोण होता है वो क्रांतिक कोण से भी जाके ज़्यादा हो जाता है, क्रांतिक कोण से भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये देखने को किस में मिलता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस में देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है हीरे की चमक। जो हीरे की चमक होती है ना, हीरे की चमक पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होती है। साथ ही ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, ऑप्टिकल फाइबर भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन को फॉलो करता है। और बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माना आप किसान हैं तथा आप एक काली मिट्टी वाले स्थान पर रहते हैं। यदि आपके क्षेत्र का वातावरण गर्म है और आप अपने खेत में फाइबर लब्धि वाले पौधे को उगाना चाहते हैं, तो आप किसको मुख्यतः चुनेंगे उगाने के लिए, कोकोनट को, रेयॉन को, जूट को या फिर कॉटन को। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे 3-4 फैसिलिटी दी है। एक ये दिया है कि यहाँ पे जो मिट्टी है वो कैसी मिट्टी है, काली है, और जो वातावरण है, वातावरण कैसा है, गर्म है, और हमको चाहिए क्या, हमको रेशा चाहिए। तो हम कौन से फसल उगाएं जो कि इस एटमॉस्फेयर में उग जाए और रेशा हमको दे दे, ठीक है, नेचुरल फाइबर हमको दे दे। तो देखिए काली मिट्टी और गर्म वातावरण जो उपयुक्त होता है, यानी जो अनुकूल होता है, वो किसके लिए होता है, कॉटन की खेती के लिए। कॉटन की खेती के लिए काली मिट्टी और गर्म वातावरण बहुत अनुकूल होता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है। ऐसे हम कपास की मिट्टी भी, काली मिट्टी को हम कपास की मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। और कपास की अगर फसल उगाना है तो उसके लिए गर्म वातावरण तो चाहिए ही, गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है, और इससे रेशा भी निकलता है। ठीक है, नेचुरल फाइबर भी प्राप्त होता है जिसका उपयोग हम जूट के कपड़े बनाने के लिए करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो कोकोनट दिया है, कोकोनट से रेशा तो मिलता है, लेकिन ये मिट्टी यानी काली मिट्टी और गर्म जलवायु में नहीं उगता है। रेयॉन क्या है, रेयॉन तो ये मानव निर्मित रेशा है। क्या है, मानव निर्मित रेशा है जो कि केमिकली बनाया जाता है। और जो जूट है, जूट भी सामान्य रेशा देता है, लेकिन इसके लिए गर्म वातावरण चाहिए, और जो जलवायु चाहिए कैसी होनी चाहिए, आर्द्र होनी चाहिए, और मिट्टी कैसी होनी चाहिए, जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए, काली मिट्टी नहीं होनी चाहिए। कैसी मिट्टी होनी चाहिए, जलोढ़ होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कणों के साइज के अनुसार कौन सा आरोही क्रम को निरूपित करता है। चट्टान, बजरी, रेत, गाद, मृतिका। चट्टान, मृतिका, रेत, बजरी, गाद। मृतिका, गाद, रेत, बजरी, चट्टान, या गाद, मृतिका, रेत, बजरी, चट्टान। बताइए यहाँ पे आरोही क्रम बताना है, यानी सबसे छोटे कण जिसके हों, जिस मिट्टी के हों, फिर छोटे से बड़े तरफ जाते जाना है। तो देखिए जो मृतिका होती है, मृतिका मतलब क्या होता है, यहाँ पे मृतिका और बजरी दो चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी। तो मृतिका मतलब क्या होता है, क्ले। जो क्ले होता है ना बच्चों को खेलने के लिए, देखिए उसके पार्टिकल कितने छोटे छोटे होते हैं, ताकि कण, सारे कण आपस में चिपके रहते हैं। तो ये सबसे चिकनी मिट्टी होती है। ठीक है, सबसे चिकनी मिट्टी होती है, इसके पार्टिकल सबसे छोटे होते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, मृतिका। मृतिका के बाद आता है गाद। गाद के पार्टिकल्स थोड़ा मृतिका से बड़े होते हैं। फिर इसके बाद आता है रेत, जिसके पार्टिकल थोड़े इससे बड़े होते हैं और दूर दूर होते हैं। फिर उसके बाद आता है बजरी, जो पत्थरों का छोटा छोटा टुकड़ा होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, बजरी। उसके बाद बजरी आएगा, और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, चट्टान आ जाएगा। और ये क्रम कहाँ पे दिया है, तो ये क्रम दिया है ऑप्शन नंबर 3 में। यहाँ पे सबसे पहले चट्टान दे दिया है, यहाँ पे सबसे पहले चट्टान, और यहाँ पे गाद दे दिया है, फिर मृतिका दिया है, इसलिए ये तीनों गलत होंगे, और ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आयरन जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है। जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है, और कॉपर आयरन सल्फेट के विलयन से आयरन को विस्थापित कर सकता है। कूट दिया है BC, केवल A, केवल B, और A और B। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए विस्थापन अपक्रिया क्या होती है। विस्थापन अपक्रिया वो अपक्रिया होती है जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण से विस्थापित कर देता है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट दिया है कि आयरन जिंक सल्फेट के विलयन से क्या
कर देता है, जिंक को विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है? जिंक को विस्थापित कर देता है। तो क्या ऐसा होगा? इसके लिए आपको रिएक्टिविटी श्रेणी पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे जिंक, आयरन और कॉपर दिया, तो हम तीनों की रिएक्टिविटी श्रेणी देख लेते हैं। तो इनमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जिंक होता है, फिर उसके बाद आयरन होता है, फिर उसके बाद कॉपर होता है। अब क्योंकि आयरन जिंक से कम रिएक्टिव है, तो ये यहाँ पे जिंक को विस्थापित नहीं कर पाएगा। दूसरा है जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर लेगा, तो बिल्कुल कर लेगा, क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक रिएक्टिव होता है, तो ये जिंक कॉपर को इसकी जगह से विस्थापित कर देगा और जिंक सल्फेट बना लेगा, प्लस कॉपर को क्या कर देगा? अलग कर देगा। तीसरा है कॉपर आयरन सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित कर देता है। तो जो कॉपर है ये आयरन सल्फेट के विलयन से आयरन को विस्थापित कर पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। क्या है? कॉपर आयरन सल्फेट के, हाँ, तो क्या ये विस्थापित कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉपर आयरन से कम क्रियाशील होता है, तो ये विस्थापित नहीं कर पाएगा। कुल मिला के बी जो स्टेटमेंट दिया है यही बस क्या है? सत्य है। तो केवल की बी किस में दिया है? ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। अगला प्रश्न है, एक नौका में लोहे की कील भरी है। यह नौका एक झील के पानी पर तैर रही है। यदि लोहे की कील को हटा लिया जाए तो तल स्तर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, गिर जाएगा, समान रहेगा, या कुछ अनुमान नहीं लगाया जा सकता। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि एक ये क्या थी? ये एक बोट थी, नाव थी। अब इसमें लोहे की कील बहुत सारी बड़ी हैं। जब लोहे की कील भरी होगी तो नाव का अपना वजन होगा प्लस लोहे की कील का वजन होगा, तो ये नीचे से ज़्यादा पानी को विस्थापित करेगी, और जितना ही ज़्यादा पानी को विस्थापित करेगी ऊपर क्या हो जाएगा? पानी का स्तर उतना ही बढ़ा रहेगा। यानी पहले पानी इस स्तर का था, अब पानी विस्थापित की तो पानी का स्तर बढ़ गया। ठीक है। अब क्या बोला है कि यदि लोहे की कील को हटा लिया जाए। अब लोहे की कील को हटा दिए और पानी में छोड़ दिए, तो जब लोहे की कील को हटा दिए, पानी में छोड़ दिए, तो ये अपने आयतन के बराबर क्या करेगा? अपने आयतन के बराबर पानी को विस्थापित करेगा, और नाव अपने भार के बराबर पानी को विस्थापित करेगी। यानी नाव कम पानी को विस्थापित करेगी अगर उसके अंदर से हम कील को हटा दिए तो अब इस कंडीशन में क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे जो लोहे के पानी का घनत्व है, ये लोहे की कील का घनत्व है, ये पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए कील क्या हो जाती है? डूब जाती है। अब ये अपने आयतन के बराबर पानी को विस्थापित करेगी, तो उतना पानी को विस्थापित नहीं कर पाएगी जितना नाव विस्थापित करता था। तो यहाँ पे जो लेवल होगा, स्तर होगा पानी का, वो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 गिर जाएगा, हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, 3 विभिन्न घनत्व लेकिन समान आकार वाली वस्तुएं ए, बी, सी को एक द्रव में डाला जाता है। निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और इनमें वस्तुओं पर लगने वाले उत्प्लावक बल के आधार पर उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए पूर्णतः द्रवमग्न है, बी के आयतन का 1/4 भाग द्रव के भीतर भी तैर रहा है, सी के आयतन का 1/2 भाग भी द्रव के अंदर तैर रहा है, और सी तैर रहा है। यहाँ पे कूट क्या दिया है? सबसे बड़ा ए है, फिर सी है, फिर बी है। यहाँ पे बी सी बराबर है और ए क्या है? छोटा है सी से। यहाँ पे सबसे बड़ा बी है, सी है, फिर ए है, और यहाँ पे तीनों क्या है? बराबर है। तो बताइए इस प्रश्न का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे ये बोला है, सबसे पहले हम बी को उठाते हैं। बी जो है, बी का केवल 1/4 हिस्सा डूबा है, यानी सबसे कम हिस्सा डूबा है, तो जो उत्प्लावक बल लगेगा वो सबसे कम लगेगा। सी का 1/2 हिस्सा डूबा है, यानी बी से तो ज़्यादा ही डूबा है, तो यहाँ पे उत्प्लावक बल बी के कंपेरिजन में ज़्यादा लगेगा। और जो ए है ये पूर्णतः डूबा है, यानी अगर इसका एक हिस्सा है तो ये एक हिस्सा पूरा डूबा है और ये तैर रहा, डूबा है और ये तैर रहा, तो सबसे अधिक उत्प्लावक बल किस में लगेगा? ए में लगेगा, यानी ए सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर उसके बाद बी हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है। तो ये रहे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनको हमने डिटेल में पढ़ा है। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर लैंग्वेज में हेर फेर होगा, बाकी ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, समझ के पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़िएगा, क्योंकि एक प्रश्न का अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो वो आपको दूसरे प्रश्न को भी सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। धन्यवाद।